आज वापस वही आगे बढ़ाना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को कैसे एक्सकेवेट करते हैं, ओर यानी क्या होता है, और उस ओर को जो पहली ट्रीटमेंट देनी होती है उसके बारे में चर्चा की थी, जिनमें आपको स्कूलों में पढ़ाया गया हुआ है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये पुरानी सिस्टम होगी, लेकिन आज भी वही पढ़ाया जा रहा है आपको स्कूल में। उसकी जगह पर अब गायरेटरी क्रशर्स आ गए हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, गायरेटरी क्रशर भी बता दिया था और क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग भी बता दिया। ये इतना बारीक पाउडर करते हैं कि जैसा टेलकम पाउडर होता है। एक्चुअली यहाँ पर गायरेटरी क्रशर दो तरीके के होते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बेला डीला, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को मेंशन किया था। ये नाम बेला डीला डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, पोस्ट बछेली, छत्तीसगढ़, इसके बारे में आपको बताया था। बेला डीला के साथ आज से नहीं, कम से कम 50 सालों से जापान गवर्नमेंट के साथ इन लोगों का कोलैबोरेशन। बेला डीला एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको, यू वोंट बिलीव। जापान जो है, जापान के पास ना 1 किलो आयरन ओर है, ना वहाँ पर 1 किलो कोयला है, मतलब इसकी माइंस ही नहीं। जापान सब कुछ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, मतलब आयरन ओर भी इंपोर्ट करता है, कोल भी इंपोर्ट करता है, विच इज एसेंशियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग आयरन। और दोनों चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करके और अपने यहाँ आयरन स्मेल्ट करके, आयरन बनाकर और उसका फिर स्टील बनाकर दूसरी कंट्रीज को इतने सस्ते में दे देता है जितने वो अपनी कंट्री में भी नहीं बना सकते, जितने वो। जापानियों की ये बहुत बड़ी खासियत है। और उसके पीछे रीज़न, वो जरा सा भी सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल नहीं लेते। फॉर एग्जांपल बेला डीला में जितना परसेंटेज ओर का उनका फिक्स हुआ है, उतना ओर अपने को देना पड़ता है। तो उसके लिए वहाँ से ट्रेन के रैक जाते हैं विशाखापट्टनम तक, और विशाखापट्टनम में शिप में लोड होकर और उसके बाद वो जापान जाता है। ओर गायरेटरी क्रशर में जब ओर को एकदम बारीक बनाया जाता है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं मेश साइज। आपने छलनी देखी होगी। अब छलनी में आपने देखा होगा कि मैदे की छलनी बहुत बारीक रहती है और वही सूजी की छलनी मोटी होती है, और गेहूं की अगर है तो और मोटी रहेगी। तो वो जो गायरेटरी क्रशर में नीचे जो जाली लगाई जाती है, मेश का मतलब क्या होता है, पर स्क्वायर इंच ऑफ जाली कितने छेद। 400 मेश का मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर इंच में 400 छेद। 200 मेश साइज मतलब एक स्क्वायर इंच में 200 छेद। तो जापान के लिए स्पेशली और प्रिपेयर किया जाता है, और उसके जो गायरेटरी क्रशर अलग से हैं जापान के लिए जो और भेजना है, एंड दैट इज अबव 400 मेश। मतलब आप उसको बिल्कुल टेलकम पाउडर जैसा मुंह पर लगा सकते हो, लाल लाल मुंह हो जाएगा, बढ़िया, राजपाल यादव जैसा। एनीवे, तो वहाँ पर इतना बारीक और जब बन जाता है तो ऑब्वियसली जितने छोटा करोगे किसी चीज़ को, उतना वो मटेरियल का सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। तो केमिकल प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। वो जो बारीक ओर है, इट इज़ देन टेकन फॉर ए फर्दर प्रोसेस विच इज़ नोन एज concentration. Now see, if you have got 40% mineral
इन द ओर, या अपन 1 टन के हिसाब से देखें, सपोज करो 1 टन यानी कि 1000 किलो में 400 केजी, अब अपन आयरन की बात करते हैं Fe2O3, तो बाकी 600 केजी क्या रहेगा? गैंग मटेरियल। उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करते हुए ऐसे ही अगर आप ओर को भेज दोगे तो सबसे पहला तो आपको उसको भेजना पड़ेगा स्टील प्लांट में, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, जहाँ पर आयरन निकाला जाता है ओर से। तो पहली चीज़ ये रहेगी कि वो ऑब्वियसली जितने भी स्टील प्लांट्स हैं वो बिल्कुल शहरों के नज़दीक हैं, या जहाँ स्टील प्लांट बने उनके आसपास शहर बन गया। अब वो जो शहर हैं वहाँ पर इतना सारा गैंग मटेरियल कहाँ पर फेंकोगे? बहुत मुश्किल का काम है, इतना गैंग मटेरियल कहाँ फेंकोगे? तो वो तो नुकसान का काम है। और दूसरे 1000 केजी में सिर्फ 400 केजी Fe2O3 जा रहा है, मतलब 40% जा रहा है Fe2O3। तो सबसे पहला काम जो कि बेनिफिशियल इकोलॉजी को भी है और उसी के साथ साथ ये जो गैंग मटेरियल जो है इसका जो निस्तारण है उसके लिए भी है, और वो ये है कि आप वहाँ से भेजने से पहले कि स्टील प्लांट में भेजना है, वहाँ भेजने से पहले आप उस ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हो। मतलब क्या करते हो? आप उसके अंदर से गैंग मटेरियल को किसी प्रोसेस से बाहर निकाल लें। सपोज करो कि आपने इसमें से 400 केजी गैंग मटेरियल बाहर निकाल दिया। अब आपके पास कंपोजिशन क्या बचा? 400 केजी Fe2O3 और 200 केजी गैंग मटेरियल। इसका मतलब 600 केजी हो गया। तो परसेंटेज अगर देखो तो ये करीब करीब 67% हो गया, और ये 33% हो गया। इतना तो जाता है, इतना मतलब पूरा 100% गैंग मटेरियल नहीं निकाल सकते जब तक आप केमिकल कॉन्सेंट्रेशन नहीं करो। तो इतना चलता है। 600 केजी की जगह 200 केजी जा रहा है ना शहर में। बाकी का क्या करते हैं? बाकी का वहाँ पर डेयरी बनाते जाते जंगल के अंदर। कुछ दिनों में वो एक छोटा मोटा पहाड़ बन जाता है, कुछ सालों में उसमें फिर पेड़ पौधे आ जाते हैं और एक नया पहाड़ बन जाता है। बस उस पहाड़ में एक ही रहता है कि उसमें Fe2O3 नहीं रहता, कम रहता, लेकिन है तो मिट्टी, तो उसका पहाड़ बन जाएगा। कुछ वर्षों में एकदम जम जाएगा। कुछ वर्षों में जमने के बाद उसमें पौधे उगने लगेंगे, पेड़ उगने लगेंगे, और वहाँ पर एक और नया पहाड़ तैयार हो जाएगा। तो ये फायदा भी है ना कि जंगल में अपने को कुछ नहीं करना पड़े। तो ग्राइंडिंग वगैरह करने के बाद, यानी कि उस ओर को बिल्कुल बारीक पाउडर बनाने के बाद, दूसरा काम जैसा कि अभी मैंने बताया था, दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है कॉन्सेंट्रेशन, जो कि वहीं पर जहाँ माइंस हैं वहीं पर कर दिया जाता है। और क्यों, इसके फायदे मैंने आपको बता दिए, इसलिए वहीं पर उसको कर दिया जाता है। रीज़न बताता हूँ मैं आपको, कितना निकलता है इससे अंदाज़ा लगा लो कि व्हेन आई वाज 30 years old, नहीं 30 sorry 20 to 23 years old, I had been to टाटा नगर जमशेदपुर गया था। वहाँ पर टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो उस जमाने में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बाहर की तरफ एक बहुत बड़ी गहरी वैली थी। पहाड़ी इलाका है, बहुत गहरी वैली थी। और वहाँ पर जो मेरे परिचित थे, ही वॉज द डेप्यूटी जनरल मैनेजर देयर, ही वॉज ऑल्सो ए खरिया। तो उनने मेरे को दिखाया वो, और बोले कि जितना भी कचरा हमारे यहाँ से
ब्लास्ट फर्नेस में से निकलता है उसको हम ये वैली के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद फिर 6-7 साल बाद मैं वापस वहाँ पर गया जमशेदपुर, और वहाँ पर मैं उसी जगह पर गया जहाँ पर वैली थी। वैली गायब हो गई थी, और पूरा का पूरा वो गैंग मटेरियल जिसको स्लैग बनाया था वो उससे पूरा भर गया था। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि कॉन्सेंट्रेट करके ही शहर में भेजो, नहीं तो शहर में उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। एनीवे, तो अब अपन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द गैंग मटेरियल जो है उसको वहीं पर माइंस के पास ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि नए पहाड़, खैर इतने सारे तो नहीं बनेंगे क्योंकि बहुत सारा मटेरियल तो भेजना पड़ता है, लेकिन छोटे मोटे पहाड़ियाँ वगैरह बन जाए तो थोड़ा सा जितना लॉस इकोलॉजी को हो रहा है उस लॉस को कम किया जा सके। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन के कई तरीके हैं, और अलग अलग ओर के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के तरीके अपनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओर में गैंग मटेरियल की डेंसिटी और मिनरल की डेंसिटी में ड्रास्टिक फर्क हो, सच दैट मिनरल की डेंसिटी गैंग मटेरियल की डेंसिटी से ज़्यादा हो, तो इस तरीके के ओर को जो मेथड यूज की जाती है कॉन्सेंट्रेशन की, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इसका दूसरा नाम भी है और ग्रेविटी सेपरेशन। यहां पर यह मेथड यूज करी है। और जनरली जो अपन जनरल मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें आयरन और पर्टिकुलरली हेमेटाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है दैट इज डन बाय दिस मेथड। लेकिन अगर आपके पास कोई सल्फाइड और हो, कॉपर पायराइट इज सल्फाइड और CuPs2, तो सल्फाइड ओर की एक खासियत होती है, जब उसको बारीक कर दिया जाता है और बारीक करने के बाद अगर उसको हम किसी भी ऑयल के फ्रॉथ के अंदर डालें तो वो ऑयल के फ्रॉथ के साथ चिपक जाता है और चिपक कर ऊपर आ जाता है सल्फाइड ओर। तो इस तरीके के ओर को जो कि सल्फाइड ओर है, फॉर एग्जांपल कॉपर पायराइट, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जो मेथड है दैट इज नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन। फिर कुछ मैग्नेटिक ओर्स भी होते हैं, मैग्नेटाइट वगैरह सब, इनके लिए बहुत सही और सिंपल इजी तरीका है कॉन्सेंट्रेशन करने का, और इससे कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी अच्छे क्वांटम में हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। इसी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक ओर्स के लिए इसको यूज करते हैं। और एक पर्टिकुलर मेटल के ओर के लिए ये सारी प्रोसेसेस फेल हो जाती हैं, क्योंकि उस ओर में से मेटल निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो अर्थ की क्रस्ट है दैट कंटेन्स मैक्सिमम बॉक्साइट, मतलब एल्यूमिना ओर। एल्यूमिना जो का ओर जो है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जैसे आप लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री वगैरह के अंदर, कॉपर एज सुना होगा, आयरन एज सुना होगा, सब कुछ, और ये प्री हिस्टोरिक टाइम से आयरन एज और कॉपर एज चला आ रहा है।
आपने कभी उस समय एल्यूमिनियम एज पढ़ा क्या? नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना सबसे डिफिकल्ट काम। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है, चीप तरीका, वो तरीका इजाद करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसलिए जब इलेक्ट्रिसिटी आई उसके बाद एल्यूमिनियम एज आया। हम जब छोटे थे हमारे यहाँ एल्यूमिनियम का नाम ही कोई नहीं जानता था। आज से 40-45 साल पहले एल्यूमिनियम एज शुरू हुआ, 45 साल पहले। तब से फिर एल्यूमिनियम यूज में आने लगा घर में। अदरवाइज बर्तन पीतल के होते थे, ब्रॉन्ज के होते थे, इस टाइप के बर्तन हुआ करते। तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी बहुत डिफिकल्ट है और उस एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना तब पॉसिबल हो पाया बल्क क्वांटिटी में। वैसे बनता था, मैं ये नहीं बोलता कि एल्यूमिनियम नहीं बनता था, लेकिन बल्क क्वांटिटी में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम तब आया जब इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड। और उसके लिए कंसंट्रेशन का जो मामला था, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ तब एल्यूमिनियम बना। तो एल्यूमिनियम मतलब Al2O3 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी था कि भैया 98-99% अगर Al2O3 है, बाकी का पूरा बाहर निकाल दो आप। मतलब जितना भी गैंग मटेरियल है वो कॉन्सेंट्रेशन स्टेज में ही बाहर निकाल दो, तो ही एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए फिर जर्मनी में एक साइंटिस्ट था बायर। सॉरी, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से BAEYER, बायर। आप लोगों ने देखा होगा बायर का, सुना होगा बायर का बेगॉन स्प्रे, बायर का ये मच्छर मक्खी मारने के जो स्प्रे आते हैं बायर कंपनी के। इट इज़ ए जर्मन कंपनी। और ये वो जो कंपनी का नाम है वो उसके जो प्रमोटर है उसके नाम पर रखा गया है। बायर का बेगॉन स्प्रे आता है, आप लोग कभी बाजार में देखें आपको मिलेगा। तो बायर ने एक केमिकल प्रोसेस बनाई विच वॉज नोन एज बायर्स प्रोसेस और केमिकल कंसंट्रेशन और लीचिंग। 3 नाम है उसके। ओके, तो ये जो बायर्स प्रोसेस है, जब ये इन्वेंट की बायर ने, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम की मेटलर्जी आगे बढ़ी। दिस इज ए केमिकल प्रोसेस, और क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है, जिससे कि मैक्सिमम जो गैंग मटेरियल है वो मैक्सिमम गैंग मटेरियल बाहर हो जाए और आपको करीब 97-98% Al2O3 डायरेक्ट मिल जाए, जिसको फर्दर प्रोसेस करके आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो 4 मेरे ख्याल से काफ़ी है, वैसे तो और मेथड्स हैं, लेकिन ये 4 मेन हैं। और इन 4 में जो 3 मेटल्स आप लोगों को समझाने वाला हूँ, एक्सट्रैक्शन मतलब आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, तीनों कवर हो जाते हैं इन 4 प्रोसेस में। अभी 10th में इतने ही पढ़ लो तो बहुत है, क्योंकि ये स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा पूरी तरह से डिटेल में। एनीवे, तो आई विल कम टू हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहली प्रोसेस क्या बोला था मैंने आपको? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, या फिर डायरेक्ट प्रेशर से उसको एकदम बारीक करना, और फिर इस ओर को। अब पहले तो मैं आपको मेथड समझा देता हूँ, और ये रहेगा हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। फिसल पट्टी पे तो सब लोग फिसले, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फिसल पट्टी पर फिसला नहीं है, ठीक है। ये एक समझ लो बहुत बड़ी फिसल पट्टी है, स्लाइड, ओके। लेकिन ये स्लाइड बड़ी खतरनाक तरीके की होती है। पहली बात तो ये समझ के चलो कि इसकी जो हाइट होती है, परपेंडिकुलर हाइट,
ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से के जितनी ऊंची होगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के उसमें, और करीब करीब 10 से 12 फीट चौड़ाई, मतलब एक कमरे के जितनी इसकी चौड़ाई होती है स्पेशल पट्टी, और उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक बीच में ऐसे पटिए लगा दी गई। मतलब इसमें आप फिसल नहीं सकते, फिसलोगे तो तशरीफ की वाट लग जाएगी। ओके, ये नहीं समझना कि इस पर हम फिसलेंगे। इसमें ये ऐसे पटिए लगे रहते, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, ऐसे पूरे पटिए लगे। पटिए लगे रहने के बाद यहाँ पर एक हॉपर होगा। इस हॉपर में आप ओर डालते हो जो कि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हुआ, जिसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना। उसके बाद यहां से एक पानी की नोजल, जैसी आपकी फायर ब्रिगेड की पानी की नोजल रहती है ना, उस टाइप की फायर ब्रिगेड वाली उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये पानी की नोजल है, बिल्कुल फायर ब्रिगेड की जो स्ट्रॉन्ग पानी की नोजल रहती, उस टाइप की नोजल रहती है। यहाँ पर एक टैंक बना हुआ रहता है, और इस टैंक के ऊपर एक हैवी फिल्टर लगा हुआ होता है। इसमें पानी है, ध्यान रखना, और ये पानी यहाँ से ऐसा जाकर इधर पहुँचे, ये पानी ऐसा जाकर, ये जो आड़ी पट्टियां लगी हुई हैं इसके ऊपर, हर एक के ऊपर एक फावड़ा चलता है। मैंने बताया ना, इसकी चौड़ाई आप 2 डायमेंशन में नहीं कर सकते, इसकी चौड़ाई करीब 10-12 फीट है। उस पर जो फावड़े रहते हैं, मैकेनाइज्ड फावड़ा, वो ऐसा आगे पीछे चलता है पूरा। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ से कन्वेयर बेल्ट से यहाँ पर ओर डाला जाता है, वो ओर यहाँ पर गिरता है, उसी समय पानी का नोजल चालू होता है। पानी का इतना टर्बुलेंस रहता है कि ये सब एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें जो मिनरल है, मिनरल की डेंसिटी ज़्यादा है, और जो गैंग मटेरियल है उसकी डेंसिटी कम है। तो ज़्यादा डेंसिटी जिसकी रहेगी वो नीचे बैठेगा, कम डेंसिटी वाला थोड़ा ही नीचे बैठेगा। तो उसमें होता ये है कि जो मिनरल है वो यहाँ पर अटक जाता है आकर, फावड़ा जो है वो फावड़ा इसको खींचते जाता है, और यहाँ पर ढेरियां बनती जाती हैं। मिनरल की ध्यान रखना, 100% मिनरल नहीं है, इसमें भी गैंग मटेरियल जाता है और काफी कुछ जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैक्सिमम गैंग मटेरियल जो है वो निकल जाएगा। गैंग मटेरियल इसके ऊपर से जंप मारता हुआ, क्योंकि डेंसिटी कम है, नीचे 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 आते जाएगा। डेंसिटी ज़्यादा वाले जो मटेरियल है वो नीचे बैठते जाएगा हर एक के ऊपर, और जब वो नीचे आएगा गैंग मटेरियल, तो ये फिल्टर के ऊपर गिरेगा। फिल्टर के ऊपर गिरेगा तो पानी तो फिल्टर होकर अंदर चला जाएगा, यहाँ पर एक ढेरी बन जाएगी, जिसको वापस मैकेनाइज्ड फावड़े से अलग कर देते हैं। ये आपका गैंग मटेरियल जो नया पहाड़ बनाने के काम में आता है। और ये जो है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जो कि आपके फर्दर प्रोसेस के लिए यूज में किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब अगले कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस पर आते हैं। एंड जैसा मैंने पहले बताया था इंट्रोडक्टरी उसमें, कि ये जो मेथड है, दिस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, एंड the name of this process is known as froth, यानी कि झाग, froth flotation। इसका apparatus देखें आप, ये बहुत बड़ा टैंक होता है, बहुत बड़ा। एक बात ध्यान रखना, मेटलर्जी से रिलेटेड कोई भी चीज रहेगी वो एकदम जाइजेंटिक साइज की रहेगी, कोई छोटा मोटा काम नहीं रहेगा, सब बड़ा रहेगा।
75 mm का काम है ये पूरा। एनीवे, तो यहाँ पर ये जो टैंक होता है, इस टैंक में एक ऐसा पाइप जाता है अंदर, ये जो पाइप है ये नीचे तक जाता है, और यहाँ पर इसमें एक आड़ा पाइप ऐसा वेल्डेड होता है। मतलब ये आप ये समझो, ये हो गया और ये ऐसा हो गया, बीच में हॉलो है। मतलब यहाँ से अगर आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो ये पूरी की पूरी नीचे आकर ये पाइप में आएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये जो पाइप है इसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, जैसे बांसुरी के होल रहते हैं उस टाइप के छोटे छोटे होल्स रहते हैं। ओके, और दो ओपनिंग्स होती हैं, एक यहाँ रहती है और एक यहाँ होती है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है, इसके अंदर पानी भर दिया जाता है। और पानी के ऊपर पाइन ऑयल, पाम ऑयल, कोई भी सस्ता वाला ऑयल, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर तक लेना पड़ेगा इसको, ग्रीन का यहाँ, कोई भी सस्ता वाला ऑयल, ऑलिव ऑयल नहीं डाल देना, कोई भी सस्ता वाला ऑयल इसमें ऊपर डाल दिया जाता है। अब इसमें आपका और कौन सा, कॉपर पायराइट या कोई भी सल्फाइड और Cu2S, ये इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब डालने के बाद वो और अंदर डालने के बाद यहाँ से, जैसे आप कभी आपने बचपन में पिया होगा कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ है और स्ट्रॉ से आप फूंक मार रहे हो तो एकदम से बुलबुले वगैरह उड़ते हैं, झाग उड़ता है। आप लोगों ने, हर एक बच्चे ने किया है अपनी लाइफ में ये वाला काम। उसी ढंग से यहाँ से प्रेशर से एयर अंदर छोड़ जाती है। जैसे ये प्रेशर से अंदर एयर आती है, अब उसको यहाँ से निकलने के लिए रास्ता क्या, सिर्फ ये छोटे छोटे छेदों में से, तो अच्छे प्रेशर से ये छेद में से हवा निकलती है। हवा निकलती यहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट करती है, तो जितना भी और पानी और ऑयल, ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे घूमते जाते यहाँ पर झाग बन जाता ऑयल का। ऑयल जो है वो करीब करीब झाग के फॉर्म में आ जाता। और जो सल्फाइड ओर्स हैं, सल्फाइड के पार्टिकल्स जो हैं मिनरल के, वो इसमें जो ऑयल है, ऑयल के बुलबुलों के बीच में, फ्रॉथ के बीच में चिपक जाता है, और जो गैंग मटेरियल है वो नीचे आ जाता है पानी के साथ। थोड़ी देर तक ये फ्रॉथ बनाते रहते, देन इट इज मेड टू सेटल डाउन अ लिटिल बिट। तो सेटल डाउन होगा तो ऑब्वियसली ऑयल की डेंसिटी कम रहती है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, पानी नीचे बैठ जाएगा, अपने साथ गैंग मटेरियल को लेकर बैठ जाएगा। और ये जो ऊपर है इसका जो फ्रॉथ है ऑयल का, ये फ्रॉथ के अंदर सल्फाइड और चिपक जाएगा, सल्फाइड मिनरल चिपक जाएगा। उसके बाद फिर पहले इसको खोल दिया, खोलकर इसको अलग निकाल दिया, और बाद में फिर इसको खोल के पानी को अलग निकाल दिया, टंकी में फिल्टर कर दिया, वो पानी वापस यूज में आ जाएगा। उसी ढंग से इट इज मेड टू स्टैंड, ऑयल इज मेड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, जिसकी वजह से झाग खत्म हो जाता है, जैसे डिटर्जेंट का झाग खत्म होता है, और उसके अंदर से उसको फिल्टर कर दो आप अलग से, तो ऑयल आपको अलग मिल जाएगा, और जो मिनरल है उसको आपको अलग मिल जाएगा, जो कि फर्दर प्रोसेसेस के लिए काम में आ जाएगा। इस ढंग से आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से आप सल्फाइड ओर्स को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। आज बस इतना ही, अब बाकी का सब अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।